हेलो, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स की वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। मुफ्त में दी जा रही इस व्यवस्था से आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। और आज ये पहला वीडियो है। शुरू में मैं फाउंडेशन देता हूँ। तो फाउंडेशन के क्रम में पहला फाउंडेशन मैं दे रहा हूँ रिलेशन मैपिंग के बारे में थोड़ा आइडिया, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म मैपिंग से रिलेटेड चीज़ है, मैपिंग ही है। तो पहले देखिए रिलेशन, फिर मैपिंग। रिलेशन, एनी सबसेट। देखो, जिससे रिलेशन शुरू किया मैंने, तो रिलेशन के बारे में ए से लेकर जेड तक हम सब चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं। मैपिंग के बारे में ए से जेड तक हम सब चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं। हम बस एक झलकी सी देते चले जा रहे हैं, एक फाउंडेशन रखते चले जा रहे हैं, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में, समझने में सहूलियत हो। सबसेट ऑफ, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड a relation from A to B, comma, and any subset of A cross A और B दो थे ना, अब की बार A और A ही है, is called binary relation. बाइनरी रिलेशन इन ए या ऑन ए इफ कैपिटल आर सबसेट ए क्रॉस बी बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी and ordered pair AB belongs to R, comma, then we say that A is R related to B. A is R related to B. ब्रैकेट में लिख लो रिटर्न A R B. ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर लिखें, चाहे ए आर बी लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ए इज़ आर रिलेटेड टू बी। रिलेशन और बाइनरी रिलेशन के बारे में यही बेसिक जानकारी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बाइनरी रिलेशन तीन प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। नंबर एक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस ए। बाइनरी रिलेशन का टाइप हम पढ़ रहे हैं ना। बाइनरी रिलेशन में रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन ए इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, अर्थात A is R related to A for all A belonging to A। यही डेफिनेशन है भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ये सब इंटरमीडिएट में ही पढ़ा दिया जाता है, फिर भी हम एक बार हल्का सा छींटा दे रहे हैं, हल्की जानकारी, एक बेस बनाने के लिए। नंबर टू, सिमेट्रिक रिलेशन। और रिलेशन है ना,
और रिलेशन न लिख के हम लिख दें अ बाइनरी रिलेशन, तो और अच्छा लगेगा। अब बाइनरी रिलेशन नहीं भी लिखेंगे तब भी यहाँ से क्लियर है कि ये रिलेशन बाइनरी है। बाइनरी रिलेशन आर subset A cross A is called a symmetric relation if ordered pair AB belongs to R implies that ordered pair BA belongs to R। अर्थात if A is R related to B implies that B is R related to A, सेमीकोलन A कामा B बिलोंगिंग टू कैपिटल A। माने इस पूरी बातचीत में जो A और B इन्वॉल्व्ड हैं वो कैपिटल A के एलिमेंट्स हैं। तो ये किंतु परंतु की बात करता है सिमेट्रिक रिलेशन। यदि ऐसा होने से वैसा हो जाए, यदि A R B होने से B R A हो जाए, तब रिलेशन R सिमेट्रिक कहलाता है। नंबर 3, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बाइनरी रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस ए is called a transitive relation if ordered pair AB और ordered pair BC belonging to R होने से ordered pair AC भी R में हो जाए। अर्थात if A is R related to B, B is R related to C होने से A is R related to C हो जाए। A, B, C A के एलिमेंट से और कहीं बाहर से नहीं आए। इसके बाद आपको हम बताएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वह बाइनरी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है जो ये तीनों गुण रखे, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। बाइनरी रिलेशन आर सबसेट A क्रॉस A is called an equivalence relation in A if it is reflexive, symmetric and transitive। तो बस बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा है कि हम आपको चले एग्जाम्पल्स दें, क्वेश्चंस कराएं, केवल हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं। इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए, इतना इस कदर मालूम होना चाहिए कि कभी भी किसी से भी आप इतने हिस्से पर बात कर सकें। और अब हम इक्विवेलेंस क्लास की भी बात कर लेना चाहेंगे, हालांकि इसकी ज़रूरत होमोमॉर्फिज्म पढ़ते समय तो नहीं पड़ेगी, कोसेट्स पढ़ते समय इक्विवेलेंस क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब इक्विवेलेंस रिलेशन बताए हैं तो इक्विवेलेंस क्लास भी बता दें, 3-4 मिनट और लगेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन से ही बनता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पर अगर डिफाइंड है तो वो उस सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिकम्पोज कर देता है। इक्विवेलेंस क्लासेस रिलेशन के बारे में पूरी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आपको हमारी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, रिलेशंस, इक्विवेलेंस क्लासेस।
let R be an equivalence relation. In A या on A, defined in A, defined on A, defined over A, and let A belongs to कैपिटल A. माने सेट का हमने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्लास बनेगा. Then the equivalence class with respect to A is defined by A बार भी लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट A भी लिखते हैं. ये इक्विवेलेंस क्लास विथ रिस्पेक्ट टू A. ये मदर सेट कैपिटल A के उन एलिमेंट्स का सेट है जो A से R रिलेटेड है. तो अगर हम कलर का इस्तेमाल कर लेते तो अच्छा लगता. चलो भी लिख देते हैं. इक्वल्स टू करली ब्रैकेट X बिलोंगिंग टू कैपिटल A सच दैट X इज R रिलेटेड टू A. चूंकि इस सेट के सारे एलिमेंट A से लिए गए हैं इसलिए A का सबसेट होगा. बेहतर समझ बनाने के लिए मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये सट से कनेक्ट हो जाए आपके दिमाग में. यानी कि सेट A के वो एलिमेंट्स रहेंगे इस सेट में जो इस रिलेशन के द्वारा A से रिलेटेड है. A का आपने एक एलिमेंट लिया और उसके रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंस क्लास बना दिया. इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट लेंगे, है ना. सिमिलरली फॉर B बिलोंगिंग टू A कामा B बार और स्क्वायर ब्रैकेट B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट X बिलोंगिंग टू A सच दैट X इज R रिलेटेड टू B. ये भी A का सबसेट होगा एंड सो ऑन. यानी कि A में जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस क्लास बनेगा. तो जितने एलिमेंट्स उतने इक्विवेलेंस क्लासेस. अब इन इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टीज भी हम लिख दे रहे हैं. हालांकि होमोमॉर्फिज्म पढ़ते समय इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि इक्विवेलेंस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इसलिए हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बुनियाद डाल रहे हैं. इक्विवेलेंस क्लास तो जबरियन बता दे रहे हैं, बस पढ़ा रहेगा, उसी से रिलेटेड चीज़ है. प्रॉपर्टीज A belongs to equivalence class with respect to B implies that and implied by A is R related to B. ये R वही है equivalence relation. Next, equivalence class A is equal to equivalence class B implies that and implied by A is R related to B. Next, any two equivalence classes are either disjoint or identical. Next, जो सेट है जिस पर आपने डिफाइन किया हुआ है वो सेट A is union of all distinct माने disjoint equivalence classes. हल्के फुल्के तौर पे इन बातों को आप समझ लें. अभी हम कह रहे थे कि A में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे. अब ढेर सारे इक्विवेलेंस क्लासेस बन गए. अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास लोगे तो उनके बीच में दो ही संबंध होगा. वो या तो डिसजॉइंट होंगे यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या तो आइडेंटिकल होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे. कुछ कॉमन हो ऐसा हो नहीं सकता. तो फिर जितने भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उन सभी का यूनियन जब लोगे तो वो मदर सेट A के बराबर आएगा. मदर सेट A हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि A में ही ये इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया गया. ये सब हम इसी कलर से कर दे रहे हैं ताकि ये कनेक्शन आपको फील हो.
कि ये पूरी बातचीत यहाँ से शुरू हुई वही चल रही है, ये जो रेड आर है वो यही है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक स्टार बना करके एक बात और हम लिख दें, इक्विवेलेंस क्लास जिस सेट में डिफाइंड होता है उसी को ये म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में तोड़ देता है। यही मैं लिखने जा रहा हूं, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन ए कामा पार्टीशंस बांट देता है, डिकम्पोजेस विखंडित कर देता है, पार्टीशंस द सेट ए मदर सेट ए इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। इतना आपके सब दिमाग में रहेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। ये बहुत ही रोचक गुण है ये, खूब मज़े से आपको रिलेशंस पढ़ना है तो मैं फिर रिपीट कर दूं, इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे रिलेशन की तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस पर बढ़िया खासा प्रवचन सुनने को आपको मिलेगा, रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन और ये बंटवारा जो पार्टीशनिंग हो रहा है, बहुत रोचक चीज़ है ये। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मैपिंग की। अब मैपिंग की बातचीत हम वैसे नहीं करेंगे जैसे इंटरमीडिएट में फिर आपको सिखाया जाता है। हाँ, थोड़ी ध्यान से देखिए हम कैसे बता रहे हैं आपको। मैपिंग एक करेस्पॉन्डेंस होता है, उस पर एक डिसिप्लिन लगी होती है। अ करेस्पॉन्डेंस F from A to B such that f of x equals to y for all x belonging to A is a well defined mapping if x1 equals to x2 implies that f of x1 equal to f of x2 सेमीकोलन x1 और x2 डोमेन के एलिमेंट। करस्पॉन्डेंस का नेचर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मैं समझा दे रहा हूं। करस्पॉन्डेंस सेट ए से सेट बी में है इस तरीके से, और ये है y, ये है f, दिस इज द करस्पॉन्डेंस। f of x equal to y for all x belonging to A, for all x belonging to A, यानी इस बातचीत में A का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। for all elements of A, for all elements of A, समझ रहे हो ना कि इस डोमेन में कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। इस डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबका कनेक्शन इधर के किसी एलिमेंट से है। फिर एक डिसिप्लिन ये है कि अगर हम इधर के दो एलिमेंट्स को बराबर कर दें, x1 x2 को बराबर कर दें, x1 और x2 को बराबर कर दें, तो इनकी इमेजेस भी बराबर हो जाएं। अगर इनकी इमेजेस आप बराबर नहीं करोगे तो ये स्थिति आ जाएगी, वन मेनी की स्थिति आ जाएगी। और वन मेनी रिलेशन मैपिंग नहीं होता है। कोई भी रिलेशन, कोई भी करस्पॉन्डेंस मैपिंग हो, इसके लिए दो डिसिप्लिन जरूरी है। एक, डोमेन में कोई इनर्ट एलिमेंट ना हो। इनर्ट एलिमेंट कहने का मतलब डोमेन में जो भी एलिमेंट हो वो इसके किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो। दूसरी शर्त, वन मेनी नहीं होना चाहिए। रिलेशन, करस्पॉन्डेंस, कनेक्शन वन मेनी नहीं होना चाहिए। तो x1 इक्वल टू x2 होने से अगर हम fx1 fx2 को भी बराबर कर दें तो ये वन मेनी वाली स्थिति हट जाएगी ना। तो वन मेनी होने पर हम एक चेक लगा दे रहे हैं। x1 इक्वल टू x2 होने से fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए, इसका मतलब हम वन मेनी नहीं होने दे रहे हैं। तो बस ये वेल डिफाइंड मैपिंग हो जाएगा। और जब तक इतना हिस्सा नहीं होगा इफ़ के आगे, तब तक ये मैपिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही डिसिप्लिन इंक्लूडेड है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए के कारण। तो अक्सर ही मॉडल अलजेब्रा में आप प्रूफ वगैरह मैपिंग की करते समय जब डेफिनीशन मैपिंग की आप खुद गढ़ते हो तो आप वेल डिफाइंड का मुहर भी उस पर लगाते हो। आप ये कहते हो कि इस कारण से ये मैपिंग वेल डिफाइंड है।
तो मैपिंग इसी रूप में दिमाग में रखिए आप। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैपिंग्स, टाइप्स ऑफ मैपिंग्स। मैपिंग्स का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया जाता है। ए में क्या है, 1-1 अथवा मेनी वन, और बी ऑन-टू अथवा इन-टू, ये समझ लीजिए आप। मैपिंग ऑन-टू होगा और ऑन-टू नहीं होगा तो इन-टू होगा। मैपिंग 1-1 होगा, 1-1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा। मैपिंग मेनी वन होगा, मेनी वन नहीं होगा तो 1-1 होगा। मैपिंग इन-टू होगा, इन-टू नहीं होगा तो ऑन-टू होगा। समझ गया ना? तो अब इन दोनों को मिक्स करोगे तो चार प्रकार के टाइप्स आपके सामने आएंगे। 1-1 ऑन-टू, 1-1 इन-टू, मेनी वन ऑन-टू, मेनी वन इन-टू। तो अब जरा सा इसमें इन दो का डेफिनेशन हम लिखेंगे, 1-1 का और ऑन-टू का। 1-1 की बात कर ले जाएंगे, अगर 1-1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा। ऑन-टू की बात हम करेंगे और इसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऑन-टू नहीं होगा तो इन-टू अपने आप हो जाएगा। आइए देखें, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते समय, मैपिंग पढ़ते समय, ये बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। नंबर 1, अ मैपिंग F from A to B such that f of x equals to y for all x belonging to A is called a 1-1 mapping, is called a 1-1 mapping if, हाँ कुछ इसके और भी नाम है, 1-1 mapping और an injective mapping or an injection if f of x1 equals to f of x2 होने से प्री इमेजेस x1 और x2 बराबर हो जाए। ये बात समझ लीजिए आप। f ऑफ x1, f ऑफ x2 ये इमेजेस हैं, दो इमेजेस को हमने बराबर कर दिया और प्री इमेजेस को बराबर नहीं किया। fx1 इक्वल टू fx2 तो कर दिया हमने, लेकिन इसको बराबर नहीं किया आपस में, x1 x2। तो ये मैपिंग कैसी हो गई? मेनी वन। इसको चेक कर दो कि जैसे ही fx1 fx2 बराबर हो, प्री इमेजेस x1 x2 भी बराबर हो जाए। यानी क्या चेक कर रहे हो? मेनी वन चेक कर रहे हो कि मेनी वन नहीं होने देंगे। तो जब मेनी वन नहीं होने दोगे तो क्या होगा? 1-1 होगा। तो ये 1-1 के लिए क्राइटेरिया है। नंबर 2, a mapping f from A to B such that f of x equals to y for all x belonging to A is called an onto mapping or a surjective mapping or a surjection if codomain is equal to the range, if the codomain B is equal to the range f of capital A, that is, इतना लिख लो, देख लो, फिर इसको और आगे बढ़ाएं। तो इस प्लेलिस्ट में होमोमॉर्फिज्म से संबंधित सारा मटेरियल रहेगा। होमोमॉर्फिज्म्स, टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म,
ठीक है ना, और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और ढेर सारे थ्योरम्स, कर्नेल, जितनी भी जानकारियां हैं सब इसमें घुसेंगी। कोसेंट ग्रुप भी बनेगा, ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप और सब ग्रुप भी हम बनाएंगे। रेंज समझते हो ना? देखो ए में एलिमेंट होता है, इन एलिमेंट्स की इमेजेस बी में होती हैं, बी को कोडोमेन कहते हैं। तो बी के उन एलिमेंट्स का सेट जो इमेजेस हैं, बी के सारे एलिमेंट इमेज हो जरूरी नहीं है। अगर बी के सारे एलिमेंट इमेज हो जाएं तो रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा, और उसी स्थिति में ऑनटू मैपिंग कहते हैं, यही लिखा हुआ है। इफ द कोडोमेन बी इज इक्वल टू द रेंज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ डोमेन, यही रेंज का नोटेशन होता है, रेंज। मतलब इसका यही हुआ ना कि कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है, ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो इसी बात को देखो हम लिख कैसे रहे हैं, दैट इज इफ टू ईच वाई बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट्स एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इफ द कोडोमेन बी इज इक्वल टू द रेंज एफ ऑफ ए, यही चीज लिखा हुआ है इस सेंटेंस में, ध्यान से पढ़िए, बार बार अर्थ आइए, अर्थ निकालिए उसका। इफ टू ईच वाई बिलोंगिंग टू बी, समझाते हैं आपको। इफ टू ईच वाई बिलोंगिंग टू बी, ध्यान से सुनो, इफ टू ईच वाई यानी कि बी के प्रत्येक एलिमेंट वाई के लिए इधर एक एलिमेंट एक्स बैठा है जिसका इमेज वाई है, भाव निकालो। बी के प्रत्येक एलिमेंट वाई के लिए, तो हमारी इस बातचीत में बी का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? नहीं, बी के प्रत्येक एलिमेंट वाई के लिए इसमें एक एलिमेंट एक्स बैठा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, यानी कि बी का हर एलिमेंट इमेज है। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस बनाओगे तो बी के बराबर हो जाएगा ना, यानी रेंज बराबर बी हो जाएगा। तो ये लिखने का ढंग है, दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। फाउंडेशन का ये पहला वीडियो है, और फाउंडेशन के दूसरे वीडियो में हम लोग ग्रुप्स के बारे में आइडिया लेंगे। ये हमारी स्टाइल है, जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें हम फाउंडेशन वीडियोस देते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तो बहुत ही ज़रूरी है कि भैया ये चीज़ आपको पढ़ना है, ये आप पढ़ने जा रहे हो तो इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको आप जान लो। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चूँकि इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।